गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? तैयारी चल रही है? तो हम लोगों ने कल तो उत्तर वैदिक काल हो गया था, सोर्सेज खासकर उत्तर वैदिक काल के स्रोत पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब कुछ उत्तर वैदिक काल के टॉपिक की आज हम लोग बात कर लें कि उत्तर वैदिक कालीन राजनैतिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति। जहाँ से आपका प्रश्न बनता है वो मूल एरिया तो सोर्सेज ही था जो मैंने कल बताया था। उसको अगर ठीक से आप सुनेंगे, देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप देखेंगे अधिकतम क्वेश्चन उसमें से बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन चलिए हम लोग कुछ और भी बात कर लेते हैं आज। अब यहाँ पे हम लोग उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से देख क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, चेंजेज को पढ़ रहे हैं। चूँकि ऋग्वैदिक काल आपका पूरा पढ़ा हुआ है तो देखना है कि उत्तर वैदिक काल में किस किस मुद्दे पर, किस किस बिंदु पे परिवर्तन देखने को मिलता है और वही चेंजेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो भौगोलिक विस्तार को हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ भी जब उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार को हम लोग देख लेते हैं, है ना। भौगोलिक विस्तार, और आप याद कीजिए जब आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के आधार पे, ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वतों के आधार पर, ऋग्वेद में उल्लेखित जन, विभिन्न जनों का जिक्र हुआ है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द की चर्चा हुई थी और उसी आधार पे हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार का निर्धारण किया था। उत्तर वैदिक काल में ये देखना है कि ऋग्वैदिक कार्यों का भौगोलिक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में उनकी नवीन जानकारी बढ़ी है। तो और यहाँ पे देखेंगे आप, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की एक्टिविटी सिंधु नदी के इर्द गिर्द ज़्यादा थी। ऋग्वेद में इसीलिए सप्तसंध प्रदेश का जिक्र बार बार आया है, या ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी के रूप में जब हम लोगों ने चर्चा की तो मुख्य रूप से सिंधु नदी की चर्चा की, सरस्वती नदी की चर्चा की। उस वक्त गंगा यमुना की महत्ता स्थापित नहीं हुई थी, आर्य सिर्फ वाकिफ थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में गंगा और यमुना की महत्ता क्या हो गई, स्थापित हो गई। गंगा और यमुना की महत्ता स्थापित हो गई। कहने का मतलब क्या है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की एक्टिविटी गंगा यमुना के इर्द गिर्द क्या हुआ, बढ़ गया। ये उत्तर वैदिक कालीन लिटरेचर से जानकारी मिलती है। ठीक उसी प्रकार एक मुद्दा और है जो आप ध्यान देंगे, कल आपने सुना भी था, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण का क्या, विदेत माधव आख्यान है ना, विदेत माधव आख्यान। और ये विदेत माधव आख्यान से पता क्या चलता है कि विदेत माधव जंगल को जलाता हुआ सतलज से कहाँ पहुंच गया, सदानीरा तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि सतपथ ब्राह्मण में जिस नवीन नदी का जिक्र हुआ वो कौन सी नदी है, सदानीरा, है ना। सदानीरा का जिक्र हुआ है, याद रखिएगा। और सदानीरा नदी की पहचान किससे की गई, गंडकी नदी से की गई। ठीक है, यानी पूर्व में बहने वाली नदी के बारे में जानकारी उत्तर वैदिक काल में बढ़ी है, कहा जा सकता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक लिटरेचर तैत्तिरीय संहिता में, उत्तर वैदिक लिटरेचर तैत्तिरीय संहिता में एक नदी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है रेबोत्रा, है ना। और इस नदी की पहचान किससे की गई, नर्मदा से की गई। रेबोत्रा की पहचान नर्मदा से की गई, मतलब दक्षिण में बहने वाली नदी का भी जिक्र हुआ कहाँ, उत्तर वैदिक लिटरेचर में हो रहा है। तो ये नदियों की जानकारी से हमें पता चल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियां पूर्व की ओर बढ़ी और दक्षिण की ओर बढ़ी, है ना। इनका भौगोलिक विस्तार पूर्व में कहाँ तक, सदानीरा तक हुआ, और दक्षिण में कहाँ तक हुआ, रेबोत्रा तक हुआ, कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम और भी कुछ साक्ष्य को देखें, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पर्वतों को पढ़ा था
और ऋग्वेद में हिमवंत, मुंजवंत और शीलवंत का जिक्र हुआ था। हिमालय के उत्तरी और पश्चिमी श्रृंखला का जिक्र हुआ था, हिमालय के पूर्वी श्रृंखला का जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक लिटरेचर में क्या हुआ है, हिमालय के पूर्वी श्रृंखला का जिक्र हुआ है ना। हिमालय की पूर्वी श्रृंखला का जिक्र हुआ है। किसका जिक्र हुआ है? मैनाक पर्वत का जिक्र हुआ, ठीक है। कुरोचे का जिक्र हुआ है। यानी हिमालय के पूर्वी क्षेत्र से उत्तर वैदिक काल में आर्य क्या हो गए? वाकिफ हो गए, कहा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, आप याद कीजिए, ऋग्वैदिक काल का जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट था वो जन हुआ करता था, और ऋग्वैदिक काल में कुल जनों की संख्या 11 थी। उत्तर वैदिक काल में जन जनपद के रूप में तब्दील हो गया। जनों के आत्मसातीकरण के कारण, जनों के विलीनीकरण के कारण जन का आकार क्या हुआ? बड़ा हो गया। क्या बना? जनपद बन गया। तो उत्तर वैदिक काल का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट हुआ करता था, जिसकी कुल संख्या कितनी थी? 10 थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 10 जनपदों का जिक्र हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में 10 बड़े क्या जनपदों का जिक्र हुआ है। और इस 10 बड़े जनपदों को अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ जनपद हमें पश्चिमोत्तर भारत में दिखाई देते हैं, तो कुछ जनपद हम देखते क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार के जनपदों का भी जिक्र हुआ है। तो इन जनपदों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? उत्तर प्रदेश, भौगोलिक विस्तार उत्तर प्रदेश और क्या बिहार क्षेत्र में हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र के भी जनपदों के बारे में चर्चा है। और इसके अतिरिक्त अगर हम एक और एविडेंस को देखें तो याद कीजिए, उत्तर वैदिक काल की मृदभांडीय संस्कृति, मैं कल बता रहा था, उत्तर वैदिक काल की मृदभांडीय संस्कृति क्या? PGW कल्चर, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। और जब पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर को हम पढ़ते हैं, जो उत्तर वैदिक काल का मृदभांड है, इससे संबंधित जब हम साइट का अध्ययन करते हैं तो ऐसे चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण कहां से? बहावलपुर क्षेत्र से मिलते हैं, पंजाब एरिया से मिलता है। कहां से? सिंधु क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। गंगा के तराई क्षेत्र से मिलता है और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान यहां पे रखना है कि उत्तर वैदिक काल में चतुर समुद्र शब्द की चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक लिटरेचर में, अथर्ववेद में चतुर समुद्र शब्द का उल्लेख हुआ, समुद्र यात्रा का उल्लेख हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी आज वास्तविक समुद्र से वाकिफ नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में भी आज वास्तविक समुद्र से वाकिफ नहीं है, यानी समुद्र तटीय क्षेत्र में उनका भौगोलिक विस्तार नहीं हुआ। और जो एविडेंस दिख रहा है, उस एविडेंस के आधार पर हमें पता क्या चल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार दक्षिण और पूर्व दिशा में हुआ। यही कंक्रीट डिसीजन आप ले सकते हैं, यही कंक्रीट निष्कर्ष निकलता है इन तमाम एविडेंस को देखकर कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार किधर? पूर्व दिशा की ओर। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किधर? दक्षिण की ओर, है ना। तो ये यहां पे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछता रहा है वो क्या है? शतपथ ब्राह्मण, आर्यों का भौगोलिक विस्तार पूर्व दिशा की ओर, पूर्व क्षेत्र की ओर, ये जानकारी कहां से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से। विदेद माधव आख्यान से किस नदी की चर्चा हुई? सदानीरा की चर्चा हुई। और सदानीरा की संबद्धता किससे है? तो याद रखना है कि सदानीरा की संबद्धता गंडकी नदी से है, यानी कि आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहां हुआ? पूर्व की ओर हुआ। यह क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। इसलिए यहां पे आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे किसको? शतपथ ब्राह्मण के विदेद माधव आख्यान को, जो आर्यों की भौगोलिक विस्तार पूर्व की ओर हुआ जानकारी देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर उत्तर वैदिक काल के हम राजनीतिक स्थिति की बात करें, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए और कहां से क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट हुआ करता था, जब हम लोग ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो जन हुआ करता था। जन के नीचे उससे छोटी राजनीतिक इकाई विश्व, और उससे छोटी राजनीतिक इकाई क्या? गांव। और सबसे छोटा पॉलिटिकल यूनिट कह सकते हैं, सोशल यूनिट क्या था? परिवार या कुल हुआ करता था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पॉलिटिकल सिचुएशन में परिवर्तन आ रहा है। कुछ कमजोर जन आपस में एकजुट हो जा रहे हैं मजबूत होने के लिए, या एक मजबूत छोटे जन को क्या करता है? जीत के अपने आप में मिला लेता है। इसलिए उत्तर वैदिक काल में
क्या हुआ, जनपद के रूप में जन का विकास हुआ। यानी ऋग्वैदिक कालीन जन उत्तर वैदिक काल में क्या बनता है, जनपद बन जाता है, जिसकी कुल संख्या कितनी थी, 10 थी। मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में 10 बड़े जनपदों का डेवलपमेंट हुआ। और यही उत्तर वैदिक काल में क्या है, राजनीति की सबसे बड़ी इकाई है ना? यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट है क्या, जनपद। 10 बड़े जनपदों का जिक्र ऐत्रेय ब्राह्मण में हुआ है। कल हम लोग स्रोत पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग सुने थे, ठीक है, जिसमें आप देखते क्या है कि विभिन्न जनपदों का जिक्र होता है, ठीक है, जिसमें आप बात कर सकते हैं, कुरु की बात कर सकते हैं, पांचाल की बात कर सकते हैं, आपका विदेह की बात कर सकते हैं, काशी की बात कर सकते हैं, मत्स्य, ठीक है, उशीनर की बात कर सकते हैं, मद्र की बात कर सकते हैं। यानी 10 बड़े जनपदों का जिक्र हुआ है। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, जहां ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जन हुआ करता था भरत जन, वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कुरु पांचाल जनपद क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में कौन जनपद महत्वपूर्ण हुआ, तो कुरु और पांचाल जनपद क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एक चीज और याद रखिएगा, आर्यों का भौगोलिक विस्तार गंडकी नदी तक हुआ। मगध तत्कालीन दौर में जनपद है, लेकिन मगध किसका है, मगध अनार्यों का जनपद है, आर्यों का जनपद नहीं है। मगध के लिए तत्कालीन दौर में ब्रात्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि यह आर्यों का जनपद नहीं हुआ करता था, बल्कि अनार्यों का जनपद हुआ करता था। ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा, ये जो 10 जनपद हुआ करते थे, ठीक है, इन 10 जनपद में एक समान शासन प्रणाली नहीं थी। इस 10 जनपद में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलन में थी। जानकारी कहां से मिलती है, याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली का जिक्र हुआ है। यानी 10 जनपद में एक समान शासन प्रणाली नहीं, कहीं राजतंत्रात्मक है तो कहीं क्या है, संघात्मक है तो कहीं क्या है, गणतंत्रात्मक है ना। तीनों प्रकार की शासन प्रणालियों का प्रचलन है। चूंकि इस लिटरेचर में यह जिक्र हुआ है क्या कि उत्तर दिशा के राज्य को वैराज्य कहा गया और उत्तर दिशा के शासक क्या कहलाते हैं, विराट कहलाते हैं। इसका मतलब है कि उत्तरी क्षेत्र में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था, यही कह सकते। दूसरी बात, दक्षिण के राज्य को भोज और राजा को क्या कहा गया, भोज कहा गया। इसका मतलब है कि वहां क्या था, संघात्मक व्यवस्था थी। पूर्व के राज्य को साम्राज्य, राजा को सम्राट कहा गया, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना। पश्चिम के राज्य को क्या कहा गया, पश्चिम के राज्य को स्वराज्य कहा गया, राजा को स्वराज कहा गया, मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। सेंट्रल क्षेत्र यानी मिडिल क्षेत्र के राज्य को राज्य, राजा को राजा, यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इसके बारे में चर्चा कहां हुआ, ऐत्रेय ब्राह्मण में, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखना है। अब अगर हम लोग ओवरऑल शासन के स्वरूप की बात करें, ठीक है, तत्कालीन दौर में चूंकि अधिकांश क्षेत्र में आपने देखा क्या राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन है, तो शासन का स्वरूप क्या है, शासन का स्वरूप क्या है, राजतंत्रात्मक है ना। शासन का स्वरूप क्या, तो राजतंत्रात्मक। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप याद कीजिए ऋग्वैदिक काल में जब हम राजा को पढ़ते थे तो राजा के लिए गोप शब्द का उल्लेख हुआ था, गोपना शब्द का उल्लेख हुआ था, ठीक है, जनस्य गोपा शब्द का उल्लेख हुआ है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा की उपाधि है, इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्वभूमिपति कहा गया है। क्या कहा गया है, एक राट कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में राजा की संबद्धता किससे है, क्षेत्र से है। राजा को क्या कहा गया, स्वराट कहा गया, मतलब राजा क्षेत्र का स्वामी है, पशुधन का स्वामी नहीं है। यानी राज्य आधुनिक स्वरूप ग्रहण करने लगा था, राजा के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी बात, जहां ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए किसी प्रकार के राज्याभिषेक समारोह का प्रचलन नहीं था, उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए क्या हो रहा है, राजा के लिए राज्याभिषेक समारोह का आयोजन। इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल में राजा अपने ऊपर देवत्व का आरोपण करता है। राजा यानी यहां पे कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में दैवी शक्ति की सिद्धांत का प्रचलन है ना। राजा देवत्व का आरोपण करता है। अगर राज्याभिषेक समारोह हुआ
और राजा पे देवत्व का आरोपण अगर हो रहा है, इसका मतलब है कि राजा की आज्ञा की अवज्ञा नहीं होगी। राजपद क्या हो गया? ग्लैमरस हो गया, प्रभावपूर्ण हो गया। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। यद्यपि अभी भी राजा निरंकुश नहीं है, चूंकि सभा समिति है, पुरोहित की भूमिका है। नैतिक रूप से राजा यह एक्सेप्ट करता है कि जनपद के तमाम वर्ग के लोगों का योगदान शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं है। लेकिन ये तस्वीर बनने लगी थी उत्तर वैदिक काल में कि राजा निरंकुश हो सकता था। ठीक है, तो राज्याभिषेक समारोह का आगमन कब? तो आप देख सकते हैं कब? उत्तर वैदिक काल में। याद कीजिए, ऋग्वैदिक काल में राजा जो आता था, राजा अस्तित्व रक्षा के मुद्दे से आता था। राजा का दायित्व क्या था? कबीले की रक्षा करना। राजा का दायित्व था पशुधन की रक्षा करना। राजा इसी उद्देश्य के साथ आता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का उद्देश्य क्या हो गया? बदल गया। अब राजा क्या आता है? अब राजा आता है क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से, है ना? यानी अब राजा का उद्देश्य क्या है? क्षेत्र का प्रसार करना, क्षेत्र का विस्तार करना। मतलब राजा के उद्देश्य में क्या आया? परिवर्तन आ गया, कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद कीजिए, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भी राजा की सहयोगी संस्था थी। कुछ अवैतनिक अधिकारी थे जो राजा को प्रशासनिक व्यवस्था में सपोर्ट करते थे, लेकिन कोई मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते क्या है? राजा का सहयोगी कौन? याद कीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, जिक्र होता है 12 रत्निन का। ठीक है, जिसे उत्तर वैदिक लिटरेचर में किसकी संज्ञा दी गई है? वीर की संज्ञा दी गई है, हीरो की संज्ञा दी गई है। ये 12 रत्निन क्या है? ये 12 रत्निन जो है आधुनिक मंत्रिमंडल का प्राचीनतम रूप है। यानी यही क्या है? यही मंत्रिमंडल है। राजा इनसे क्या करेगा? मंत्रणा लेकर कार्य करेगा, ये मंत्रणा देने का कार्य करेंगे। ठीक है, और ये 12 रत्निन का जिक्र कहां हुआ है? याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में या मैत्रेयनी संहिता में क्या हुआ है? 12 रत्निन का जिक्र हुआ है। ये राजा को क्या करते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था में सपोर्ट करते हैं। इसमें कुल 12 मेंबर की संख्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ चीजों को तो आपने पहले पढ़ा ही है। सेनानी आप पढ़े हैं, ग्रामनी आपने पढ़ा है, ठीक है, या छता क्षत्रिय वर्ग का प्रतिनिधि, ठीक है, ये मौजूद है। लेकिन चूंकि राजा के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, राजा अब रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ता है, तो कुछ ऐसे अधिकारी भी इस दौर में उभर कर सामने आ जाते हैं जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो प्राप्त टैक्स है उसको जमा करने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? यहां पे हम देखते हैं एक अधिकारी कौन आ गया? भागदूत। ये क्या है? ये टैक्स कलेक्टर है, ये टैक्स वसूलने का काम करता है। वही देखते क्या है? संग्रहित्री शब्द आया। ये क्या है? ये कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है जो प्राप्त धन को जमा करने का काम करता है। रॉयल ट्रेजरी का क्या है? इंचार्ज है। ठीक इसी प्रकार शब्द आया पालागल, ये भी 12 रत्निन का एक मेंबर है। ये राजा का दूत है, राजा का क्या है? विदूषक है। ठीक है, एक और देखते क्या है? गोपी कर्तन। ये गोपी कर्तन क्या है? ये वन विभाग का इंचार्ज है, राजा के लिए शिकार का बंदोबस्त करता है। तो 12 रत्निन में कुल मेंबर की संख्या 12, जिसमें एक सूतकार भी है। ठीक है, और ये राजा को क्या करते हैं? मंत्रणा देने का कार्य करते हैं। तो आपको लगता है कि उत्तर वैदिक काल में राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा था, इसे देखकर लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग प्रशासन की बात करें, अगर प्रशासन की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बनना चाहिए? ठीक है, देखा जाए प्रशासन। प्रशासन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या? जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या? न्याय प्रशासन। याद रखिएगा, विधि की महत्ता का जिक्र किसमें हुआ है? बृहदारण्यक में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ा अपराध क्या हुआ करता था? पशुधन की चोरी, गाय की चोरी, क्योंकि वही संपदा था, वही पहचान का आधार था। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पशुपालन है, लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन गया? कृषि बन गया। और राज्य बिल्कुल अपना स्वरूप ग्रहण कर रहा था, राजपद ग्लैमरस होता जा रहा था। इसलिए हम देखते क्या इस बदले परिवेश में उत्तर वैदिक काल में राजा के विरुद्ध षड्यंत्र
क्या है, यही सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, जिस प्रकार न्यायिक कार्य का संचालन ऋग्वैदिक काल में न्यायवादीन करता था, ग्राम्यवादीन करता था, जो गांव के कानून का जानकार था, जो परंपरागत कानून का जानकार था, यहां भी न्याय का जानकार कौन है, ग्राम्यवादीन, या इसी को क्या कहते हैं, न्यायवादीन, ग्राम्यवादीन या न्यायवादीन। यही जुडिशियरी बल का संचालन करता है। ध्यान रहेगा, सबसे बड़ा अपराध क्या, राजद्रोह। सबसे बड़ा अपराध क्या, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र, स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है, कह सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तो हुआ जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर हम बात करें क्या, राजस्व प्रशासन का, राजस्व प्रशासन, टैक्सेशन सिस्टम को अगर देखें तो आपने पढ़ा है ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए कोई नियमित टैक्स नहीं था। राजा को जिस प्रकार की टैक्स की प्राप्ति होती थी उसके लिए ऋग्वैदिक में, ऋग्वेद में क्या बलि शब्द का उल्लेख हुआ, और बलि का मतलब क्या होता है, उपहार। ठीक है, उस वक्त रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम की संभावना भी नहीं बनती थी, क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बना नहीं था, कृषि सीमित रूप में मौजूद था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आज लोहे से वाकिफ हुए हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है, खाद्यान्न की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन सरप्लस हुआ है, इसलिए राजा इस काल में क्या होता है, नियमित कराधान व्यवस्था से जुड़ गया, नियमित कराधान व्यवस्था से जुड़ गया। अब राजा के लिए रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम, यानी अगर उत्तर वैदिक काल में शब्द बलि आया या शब्द शुल्क आया, इसका मतलब है ये क्या है, ये टैक्स है, ये क्या है, ये भू राजस्व है। हो सकता है ये उपज का 1/2 ना हो, 1/10 हो, लेकिन अब राजा के लिए रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम का आगमन हो गया। अब राजा आवाम से टैक्स की वसूली करता है, उत्पादन के एक अंश पर राजा का अधिकार है। कैसे कर सकते हैं, याद कीजिए कल आपने पढ़ा था शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में राजा को क्या कहा गया है, राजा को विषमत्ता कहा गया। याद कीजिए, विषमत्ता का मतलब क्या होता है, उत्पादी वर्गों का भक्षक, यानी उत्पादन का एक अंश राजा प्राप्त करता है। जानकारी कहां से, शतपथ ब्राह्मण से मिल रही है। तो क्या हुआ, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए नियमित कराधान व्यवस्था क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। अब राजा टैक्स की वसूली करता है, और उस टैक्स के लिए किस टर्म का उल्लेख हुआ है, बलि या शुल्क टर्म का उल्लेख हुआ है। यानी उत्तर वैदिक काल में बलि क्या है, टैक्स, और वही ऋग्वैदिक काल में बलि क्या है, उपहार। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो आपका हो गया न्याय प्रशासन, क्या हो गया, सैन्य प्रशासन। अब अगर हम लोग बात करें, सॉरी, राजस्व प्रशासन और न्याय प्रशासन। अब अगर हम बात करें सैन्य प्रशासन का, सैन्य प्रशासन का, याद कीजिए जब ऋग्वैदिक काल हम लोग पढ़ रहे थे, राजा के लिए कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन युद्ध का वातावरण था, संघर्ष का वातावरण था। पशुधन के लिए संघर्ष हो जाते थे, पशु की लूट, पशु की चोरी एक आम समस्या थी। तो वहां पे राजा क्या करता था, पब्लिक मलेशिया तैयार करता था। संघर्ष के वातावरण में जन के तमाम युवाओं को कलेक्ट करके क्या करता था, संघर्ष करता था। वही जन के तमाम युवा लोग सैनिक की भूमिका में थे, युद्ध समाप्त, आर्मी समाप्त। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूंकि राजा का इनकम बढ़ा है, रेगुलर टैक्सेशन सिस्टम से राजा जुड़ा है, इसलिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, नियमित सैन्य व्यवस्था का आगमन हो गया। ठीक है, इसी वक्त हम देखते क्या है, राजा के लिए क्या हुआ, अंगरक्षकों की टीम तैयार हो गई। यानी अब राजा अंगरक्षकों से घिरा हुआ है। यह उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है उत्तर वैदिक कालीन किस चीज में, प्रशासन के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में टैक्सेशन सिस्टम है, राजा के लिए रेगुलर टैक्स आ रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया, एक अधिकारी क्या है, भागदूत, ये क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, और दूसरा संग्रहित्री, ये क्या है, रॉयल ट्रेजरी का इंचार्ज है, ये कोषाध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भागदूत भी पूछता है, क्वेश्चन संग्रहित्री से भी आपका पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, राजनीतिक संस्थाएं, तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था किसको, विदत के बारे में पढ़ा था, जो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। और तब हम लोगों ने पढ़ा था सभा के बारे में, समिति के बारे में। सभा और समिति राजा की शक्ति को नियंत्रित करता था। सभा समिति जब चाहे राजा को पदच्युत कर सकता था, अगर राजा अपनी बेहतर भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। यही सभा समिति कानून निर्मात्री संस्था के रूप में भी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर हम राजनीतिक संस्था की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, है ना, तो ध्यान रखिएगा
इस वक्त भी सभा और समिति मौजूद है। सभा और समिति मौजूद है, ये दोनों मौजूद है, ध्यान रखिएगा, दोनों मौजूद है, दोनों की कुछ ना कुछ भूमिका होगी। अभी भी सभा बुजुर्गों की संस्था है। जनपद के तमाम स्त्री पुरुष जो बुजुर्ग हैं सभा के मेंबर होंगे और युवा समिति के मेंबर होंगे। याद है? दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसका मतलब है सभा और समिति मौजूद है ना? या हम देखते क्या है कि इस दौर के लिटरेचर में खासकर अथर्ववेद में सभा के सदस्य को क्या कहा गया है? नारिष्ठा कहा गया है। नारिष्ठा का मतलब होता है सामूहिक वाद विवाद। मतलब स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। सभा समिति मौजूद है, लेकिन सभा समिति की शक्ति सीमित हो गई। क्यों? क्योंकि 12 रत्न के रूप में मंत्रिमंडल का आगमन हुआ है। अब राजा मसल्स पावर से जुड़ गया है, राजा के लिए रेगुलर इनकम का स्रोत है, ठीक है, और जन की तुलना में जनपद का व्यापक विस्तार हुआ है, इसलिए सभा समिति की रेगुलर मीटिंग भी बाधित हो रही है। साथ ही साथ हम देखते क्या है, 12 रत्न की भूमिका के कारण इनकी भूमिका क्या हुआ है? कमजोर हुआ है। तो सभा समिति पहले वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि सभा और समिति राजा की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता होगा, राजा की शक्ति को सीमित करने का कार्य करता होगा। चूंकि ये दोनों यहां पे मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, सभा के सदस्य को क्या कहा गया? नारिष्ठा कहा गया। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा, अथर्ववेद में कहा गया। ध्यान रखिएगा। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया आपका राजनीतिक स्थिति। अब देखना है कि सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आ रहा है। टॉपिक दीजिएगा सामाजिक स्थिति, है ना? और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, एक बार ऋग्वैदिक काल को पढ़ लेंगे, तुरंत समझ में आएगा। क्योंकि सिर्फ हम चेंज ही आपको बता रहे हैं और वो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल के अंतिम दौर में चतुर्वर्ण व्यवस्था का आगमन हो गया। क्योंकि पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द के उल्लेख के साथ चतुर्वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। लेकिन संपूर्ण ऋग्वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था संस्थागत रूप में स्थापित नहीं हुई थी। ये संस्थागत रूप में स्थापित कब होती है? उत्तर वैदिक काल में। तो याद रखिएगा, एक याद रखना क्या है? चतुर्वर्ण व्यवस्था, है ना? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में संस्थागत रूप में क्या हो गया? स्थापित हो गया, ठीक है? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था के तहत अगर हम विभिन्न वर्ण के सोपान को देखें तो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या? शूद्र, है ना? ये 4 वर्ण संस्थागत रूप में स्थापित, सभी के कर्म निर्धारित हैं। याद रखिएगा, ब्राह्मण का कर्म पठन पाठन, पूजा पाठ, यजन याचन। क्षत्रिय क्या करेगा? रक्षा का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करेगा। वैश्य उत्पादन का काम करेगा। शूद्र सीमित रूप से उत्पादन का काम और तीनों वर्णों की सेवा का काम करेगा। लेकिन ये चतुर्वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी क्या है? गुण कर्म पर आधारित है। गुण कर्म पर क्या है? आधारित है। यानी कर्म में परिवर्तन के साथ वर्ण में परिवर्तन की गुंजाइश है, ठीक है? यानी जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में आपका स्थान क्या होगा? निर्धारित होगा। ऐसी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में थी। स्पष्ट है? दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हुआ चतुर्वर्ण व्यवस्था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में अगर हम देखें तो इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ये क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण, है ना? और ये दोनों क्या है? विशेषाधिकार मुक्त वर्ण के रूप में। चूंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय अदंड है, कर मुक्त है, किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा, इसे पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, अबहिष्कृत, इसको आप देश निकाला नहीं दे सकते। इसलिए क्या है? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के रूप में है। जबकि ये नॉन प्रोडक्टिव वर्ग है, दोनों उत्पादन का काम नहीं करता है, इसके बावजूद इसे विशेषाधिकार प्राप्त है। वैश्य उत्पादी वर्ग है, राज्य के इनकम का यही स्रोत है, यही करदाता समूह है,
लेकिन क्या देखते हैं, राजनीतिक स्तर पे भी वो विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जो इन दोनों को प्राप्त है, और इस सामाजिक सोपान में क्या है, तीसरे दर्जे पे बैठा हुआ है। और शूद्र, ना तो इनकी सामाजिक स्थिति बेहतर है, ना इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, ना इनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर है। यद्यपि 12 रत्न में इनकी भूमिका है, सूत्रकार शब्द का उल्लेख मिलता है, इसके बावजूद इनकी राजनीतिक शक्ति क्या है, बिल्कुल सीमित है। इसीलिए आप कहते क्या है, ये दोनों क्या है, विशेषाधिकार मुक्त वर्ण के रूप में। ठीक है, अब देखना है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आश्रम व्यवस्था का आगमन हुआ। याद रखिएगा, आश्रम व्यवस्था है ना, एक सामान्य अवधारणा है कि जो व्यक्ति पैदा लिया है वह ऋणी है, विभिन्न प्रकार के उस पर ऋण है, ऋषि का ऋण है, गुरु का ऋण है, पिता का ऋण है, विभिन्न लोगों का योगदान है उसके डेवलपमेंट में। जब तक वह ऋण से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, ये तमाम प्रकार के ऋणों से मुक्त होने का जो आधार है, जो साधन है, वो क्या है, आश्रम व्यवस्था है। पुरुषार्थ का 4 आयाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, आश्रम व्यवस्था। यानी आश्रम व्यवस्था के तहत संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे 4 पड़ाव में बांट दिया गया और उसी हिसाब से कर्म को क्या किया गया, निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, ये 4 आश्रम कौन है, याद रखिएगा, 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम क्या है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ से लेकर 25 वर्ष तक क्या, ब्रह्मचर्य आश्रम, और 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से लेकर 100 आदमी की उम्र को 100 वर्ष मानकर ये 4 पूरे जीवन काल को क्या, 4 पड़ाव में बांट दिया गया और चारों पड़ाव के कर्म को निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, क्यों, ताकि हर एक व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वहन करे, तभी समाज का डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, एक्सपर्टीज आएगी। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था का विधान। पहला क्वेश्चन बनता है कि 4 आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां हुआ। याद रखिएगा, इस 4 आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां, जबालोपनिषद में। इसमें 4 आश्रम व्यवस्था का क्या है, प्रथम उल्लेख है। ये छंदोग्य उपनिषद का हिस्सा है। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। दूसरी बात, मैंने बताया था, ये चारों आश्रम विभिन्न ऋणों से उऋण होने का क्या है, रास्ता है। ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, इस आश्रम में रहकर ही मानव क्या होता है, देव ऋण से मुक्त होता है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में रहकर मानव क्या होता है, पितृ ऋण से मुक्त होता है, और वानप्रस्थ आश्रम में रहकर मानव क्या है, ऋषि ऋण से मुक्त होता है, और संन्यास आश्रम में रहकर मानव क्या है, नृ ऋण से मुक्त होता है, और तब क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है 4 आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां, जबालोपनिषद में। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य क्या करता है, गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, धर्म संगत ज्ञान का अर्जन करता है, और जब 25 वर्ष के बाद, जब गुरुकुल में समावर्तन संस्कार के बाद वापस लौटता है, तो विवाह करता है, पारिवारिक जीवन की शुरुआत करता है। इस आश्रम में रहकर परिवार का आलंबन बनता है, उत्पादन का काम करता है। और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 अपने विगत जीवन के कर्मों की मीमांसा करता है, समीक्षा करता है, और तब क्या करता है, सामाजिक डेवलपमेंट में योगदान देता है, गुरुकुल में जाकर शिक्षा देने का काम करता है। और संन्यास आश्रम में चूंकि अब अक्षम हो चुका है, इसलिए क्या करता है, जंगल में जाकर तपश्चर्या करता है, भगवत भजन करता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में बांट दिया गया। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 आश्रम व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां, जबालोपनिषद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक काल में, जब पढ़े थे तो ऋग्वैदिक काल में जो गोत्र था, ये गोत्र क्या था, सामाजिक संबद्धता का आधार था। जैसे आज हम लोग गोत्र की बात करते हैं, ऋषि कुल आधारित गोत्र की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में ऋषि कुल आधारित गोत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र क्या हुआ, संस्थागत रूप में आ गया है ना। और तब हम देखते क्या है, ऋषि कुल आधारित 7 प्रकार के गोत्र का आगमन हो गया, जिसमें आप गौतम गोत्र की बात करते हैं, भारद्वाज गोत्र की बात करते हैं, कश्यप गोत्र की बात करते हैं, गौतम गोत्र की बात करते हैं, अत्रि गोत्र की बात करते हैं। बाद में फिर ऐड हो गया, अगस्त मुनि के नाम पे भी गोत्र आ गया।
एक चीज यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे ऋग्वैदिक काल में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध था, यहां भी क्या है, सगोत्रीय विवाह, एक गोत्र में विवाह होगा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में भी सगोत्रीय विवाह क्या है, निषिद्ध है। नेक्स्ट है, अब अगर सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो हम बात किसकी करेंगे, परिवार की बात करेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में भी परिवार के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता है। परिवार क्या है, पितृ सत्तात्मक है, यानी परिवार का मुखिया जब भी होगा तो पिता ही होगा, ठीक है। इस वक्त भी हम देखते क्या है, परिवार क्या है, संयुक्त परिवार की व्यवस्था है। संयुक्त परिवार यानी 3 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, यानी जो ऋग्वैदिक काल में था वही उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तीसरी बात, परिवार में पत्नी को सम्मान प्राप्त है, क्योंकि उत्तर वैदिक लिटरेचर में भी पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया, जाया कहा गया, पत्नी ही घर है। इसका मतलब है कि पत्नी को विशेष रूप से सम्मान प्राप्त है, लेकिन पत्नी घर का मुखिया नहीं हो सकती। पिता के अधिकार क्या है, पिता का अधिकार असीमित है। पिता का अधिकार क्या है, बहुत अधिक है ना, यानी पिता अपने पुत्र को संपत्ति से बेदखल कर सकता है, योग्य पुत्र के अभाव में योग्य पुत्र को गोद ले सकता है। और मैंने कल बात किया था ऐत्रेय ब्राह्मण सुनह सेप आख्यान, ऋषि अजिरगत ने अपने पुत्र सुनह सेप को बेच दिया नरमेघ यज्ञ के लिए, पुरुष मेघ यज्ञ के लिए। इसका मतलब है कि पिता के अधिकार क्या है, असीमित है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखना है, आगे देखते हैं हम लोग स्त्रियों की स्थिति को, है ना। स्त्रियों की अगर स्थिति की हम बात करें, स्त्रियों की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, यह ध्यान रखना है, अगर पुत्र उपस्थित है तो पुत्र की उपस्थिति में क्या है, पुत्री का अधिकार सीमित है ना। ये पिता की संपत्ति की मालकिन नहीं हो सकती, इन्हें पूर्वज पूजा का राइट नहीं है। लेकिन इस काल में भी कहा जाता है कि स्त्रियों को गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्ति का राइट है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है। इस दौर में भी हम देखते क्या है, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार है ना, भाग लेने का अधिकार है। लेकिन ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ी कमी आ गई। यद्यपि उत्तर वैदिक काल में भी हम देखते क्या है, गार्गी विदुषी महिला के रूप में, स्कॉलर महिला के रूप में, मैत्रेय स्कॉलर महिला के रूप में, ऐत्रेय स्कॉलर महिला के रूप में। लेकिन ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की पदस्थिति में गिरावट आई। क्यों? अब गुरुकुल में लड़कियों की उपस्थिति घटने लगी, सभा समिति की मीटिंग में लड़कियों की उपस्थिति घटने लगी। जहां पहले विवाह होता था, लड़कियों को अपने मनोनुकूल वर चुनने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल पिता द्वारा तयशुदा विवाह, अरेंज मैरिज को वरीयता मिल गई। साथ ही साथ अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल में, जहां ऋग्वैदिक काल में कोई दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल अलंकृत कन्यादान शब्द आया, यानी दहेज सिंबॉलिक रूप में देखने को मिलता है। विकलांगता की स्थिति में, लड़की अगर विकलांग है तो उस स्थिति में लड़की का फादर क्षतिपूर्ति के रूप में वर पक्ष को कुछ धन देगा। थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। कैसे कहेंगे? गुरुकुल में लड़कियों की उपस्थिति घटने लगी, सभा समिति के मीटिंग में उनकी उपस्थिति घटने लगी, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते क्या कि ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया, क्या ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री का जन्म लेना क्या है, जन्म लेना दुख मूलक है। ये किसमें आया? ऐत्रेय ब्राह्मण में आया, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसी बात नहीं थी। यानी यहां पुत्र के लिए कामना है, लेकिन पुत्री को लोग नकारात्मक मानते हैं। मैत्रेयनी संहिता में हम देखते क्या है, पुत्री की तुलना सामाजिक बुराई सुरा और पासा से की गई, मतलब स्त्रियों की स्थिति में गिरावट है, कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस काल में भी अगर क्वेश्चन बनता है क्या बहु विवाह था, तो बहु विवाह के प्रमाण मिलते हैं, बहुपति विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं, बहुपत्नी विवाह के भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। ये है नियोग प्रथा का प्रचलन है। जो नियोग प्रथा आप देखते हैं, नियोग के जरिए स्त्रियां संतान पैदा करती हैं, खासकर विधवा, तो यहां भी उत्तर वैदिक काल में नियोग प्रथा देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात अगर आप देखें, अगर कहा जाए इस काल में बाल विवाह है, नहीं है। इस काल में सगोत्रीय विवाह है, नहीं है। इस काल में अगर कहा जाए क्या प्रतिलोम विवाह है,
तो प्रतिलोम विवाह के प्रमाण नहीं मिलते हैं। उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के बीच के पुरुष के साथ विवाह को पॉजिटिव नहीं माना जाता है, इसी को प्रतिलोम विवाह कहा गया। इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगम्यागमन इंसेस्ट निकट संबंध में विवाह प्रमाण नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा, अब अगर सोसाइटी से क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? जनरली अगर आप खान पान की अगर थोड़ा सा बात कर लें, अगर हम खान पान की बात करते हैं, चूंकि वस्त्र परिधान जो ऋग्वैदिक काल में है वही उत्तर वैदिक काल में है। सूती कपड़े का प्रचलन बढ़ गया, चटक रंग के कपड़े का प्रचलन बढ़ गया, जिन तमाम धातु की मौजूदगी थी, ऑर्नामेंट चल रहे थे, ये कॉमन बातें हैं। लेकिन खान पान के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। चूंकि हम देखते क्या है, पहले जो शाकाहार हुआ करता था, इस शाकाहार में एकमात्र अनाज का उत्पादन होता था जौ का, यव का। तो हमें जौ के प्रमाण मिलते थे या मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता था, कब? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न के उत्पादन होने लगे। अब हम देखते क्या है, धान का उत्पादन हो रहा है, गेहूं का उत्पादन हो रहा है, जौ का उत्पादन हो रहा है, गन्ना का उत्पादन हो रहा है। अथर्ववेद में देखते हैं उड़द के बारे में चर्चा है, मूंग के बारे में चर्चा है, ठीक है, मसूर के बारे में चर्चा है। और उत्तर वैदिक लिटरेचर में अगर देखें तो सक्तु शब्द का इस्तेमाल हुआ, क्षीर पकवानोदन शब्द का इस्तेमाल हुआ, लाज शब्द का इस्तेमाल हुआ, भुंजा सक्तु, जिसको आप सत्तू कहते हैं, विष्ट विभिन्न अनाज के मिश्रण से बना हुआ व्यंजन, यानी शाकाहार के क्षेत्र में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। गन्ना के रस का जिक्र हुआ है, पूतिका, अजुनानो, ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या है? डेवलपमेंट है। लेकिन मांसाहार में अगर आप देखें तो मांसाहार ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है। क्या? महाज छोटे जानवर का मांस और महोक्ष बड़े जानवर के मांस का प्रचलन है, यानी बकरा, बकरी, भेड़ का मांस भी चल रहा है। और महोक्ष के रूप में देखें घोड़ा, बैल, गाय, भैंस इत्यादि के मांस का प्रचलन। लेकिन याद रखिएगा, गाय को अघन्या कहा गया, नहीं मारने योग्य पशु। कृषि के डेवलपमेंट के साथ साथ गाय की महत्ता में बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए अथर्ववेद में यह कहा गया है कि गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड का विधान होना चाहिए। इसका मतलब है कृषि के डेवलपमेंट के साथ साथ चूंकि बैल का महत्व बढ़ा है, इसलिए गाय महत्वपूर्ण हो गया। कब? उत्तर वैदिक काल में, कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला। अब आपका जो अगला टॉपिक बनता है वो टॉपिक क्या बनता है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लें आर्थिक स्थिति पे। आर्थिक स्थिति पे बात करें तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उस चेंज को देखना है। आर्थिक स्थिति, अब अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, और कृषि अगर पशु आधारित है, इसका मतलब है कि पशुपालन की प्रवृत्ति है ना। पशुपालन जो ऋग्वैदिक काल में चल रहा था, उत्तर वैदिक काल में भी कंटिन्यू था। कुछ नए जानवर यहाँ पालतू हो गए, जैसे ऋग्वैदिक काल हाथी से बाकी थे, उत्तर वैदिक काल में हाथी क्या हो गया? पालतू हो गया, कहा जा सकता है, ठीक है। जो अन्य पशु पालतू पहले से थे, यहां भी वो क्या है? पालतू है। गाय, बैल, घोड़ा, ये पालतू जानवर के रूप में क्या है? मौजूद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार बना क्या? कृषि। चूंकि आप देखते कई उत्तर वैदिक लिटरेचर में टर्म का उल्लेख हुआ। अथर्ववेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द का उल्लेख हुआ है। ये श्याम अयस और कृष्ण अयस शब्द जो आया, किसके लिए आया? ये लोहा के लिए आया है, ठीक है। इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल में लोहे के कृषि उपकरण के निर्माण प्रारंभ हो गए, लोहे के टूल्स के निर्माण प्रारंभ हो गए, और लोहे की जानकारी के साथ साथ जंगल की कटाई, कृषि योग्य भूमि के विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जमीन की बेहतर जुताई हुई होगी, इसलिए क्या हुआ होगा? उत्पादन बेहतर हुआ होगा। चूंकि उत्तर वैदिक लिटरेचर में पबीरबंत शब्द का उल्लेख हुआ। पबीरबंत चोंचनुमा उपकरण, जिसको आप लोहे का फाल कहते हैं। यद्यपि उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में फाल का प्रचलन नहीं है, लेकिन अंतिम दौर से लोहे के फाल के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य में आयरन टूल्स का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया, और उसका इंपैक्ट क्या है कि कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ? विकास हुआ। 6 और 12 हल के साथ खेत के जोतने की प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। इसका मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। अभी अभी आपने सुना कि इस काल में धान की खेती, हस्तिनापुर से धान की खेती का प्रमाण मिला, हस्तिनापुर से गन्ने की खेती का प्रमाण मिला, अतरंजी खेला, कौशाम्बी, ठीक है, आलमगीरपुर,
हर जगह से गेहूं और जौ के उत्पादन का प्रमाण मिल रहा है। अथर्ववेद में विभिन्न खाद्यान्न का जिक्र हुआ है, 5 प्रकार के चावल का जिक्र हुआ, उड़द की चर्चा हुई है, मसूर की चर्चा हुई है। इसका मतलब है कि इस दौर में ढेर सारे खाद्यान्न, ऋग्वैदिक काल की तुलना में खाद्यान्न की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। जहां तक रही बात सिंचाई के साधन की, तो जो पहले ऋग्वैदिक काल में अर्थ प्रकृति जल पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर, नदी जल पर, यहां भी ये चल रहा है। कृत्रिम तालाब और कूप के प्रमाण मिलते हैं और खाद के रूप में साकृत यानी गोबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना। यानी ऋग्वैदिक काल की तुलना में कृषि उत्तर वैदिक काल में क्या दिखता है, व्यवस्थित दिखता है। अब ऐसे सोचिए, अगर कृषि व्यवस्थित है, उत्पादन थोड़ा भी सरप्लस हुआ होगा तो गैर कृषि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया होगा। इंपैक्ट क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जब हम शिल्प देखते हैं, क्राफ्ट देखते हैं, उद्योग देखते हैं, तो इसमें हमें विविधता दिखती है ना। क्यों? चूंकि इसी काल में लोहे का आगमन हुआ। लोहे का आगमन हुआ तो लोहा का काम करने वाला क्या कहलाया, अयस्कार कहलाया। ये क्या करता था, आयरन के सामान का निर्माण करता था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार धातु शिल्प में क्या हुआ, वेरिएशन आ गया। यानी सीसा से जुड़े हुए शिल्प का डेवलपमेंट, टीन से जुड़े हुए शिल्प का डेवलपमेंट, सोना से जुड़े हुए शिल्प का डेवलपमेंट, चांदी से जुड़े हुए शिल्प का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र निर्माण शिल्प, काष्ठकारी, बढ़ईगिरी जिसको आप कहते हैं, कुंभकारी, चर्मकारी, चटाई निर्माण, ठीक है, ऐसे तमाम शिल्प जो पहले थे वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नए शिल्प के क्या हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में आपको देखने को मिलता है। कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब अगर आगे देखें हम तो यहां पे शिल्प उद्योग भी देखने को मिलता है जो ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या है, बेहतर स्थिति में मौजूद है। उत्तर वैदिक लिटरेचर में कुछ शब्दों को देखकर इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ होगा, वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट हो गया होगा। जब उत्तर वैदिक काल के हम वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं, जब हम वाणिज्य व्यापार की बात करते हैं तो आप ऐसे ही सोचिए, इस काल में क्या है, स्पष्ट राज संस्था है ना। राज संस्था का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी बात, कृषि क्या है, व्यवस्थित है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में कृषि क्या हुआ, व्यवस्थित हो गया, पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हुआ। कृषि व्यवस्थित हुआ इसलिए क्या है, उत्पादन अधिशेष से कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें उत्तर वैदिक लिटरेचर में चतुर समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी समुद्र यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, अभी अभी आपने लिखा शिल्पों में क्या है, विविधता है ना। चलिए इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा और क्या टर्म मिलता है, ठीक है, व्यापारिक संगठन के रूप में उत्तर वैदिक लिटरेचर में गण और गणपति शब्द का उल्लेख हुआ है। इसे इतिहासकार क्या मानते हैं, व्यापारिक संगठन मानते हैं, यानी इसे क्या मानते हैं, गिल्ड सिस्टम मानते हैं, व्यापारिक संगठन मानते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में निष्क और शतमन शब्द का उल्लेख हुआ है, जिसे इतिहासकार क्या मानते हैं, क्वाइंस मानते हैं, क्या, सिक्का मानते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप देखें तो तैत्रेय अरण्यक में क्या नागरीन शब्द का उल्लेख हुआ है। इसका मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में नगर भी है, अहिछत्र, हस्तिनापुर, नोह, भगवानपुरा, ऐसे तमाम साइट को इतिहासकार क्या मानते हैं, ये नगर के रूप में मौजूद रहा होगा। ठीक है, अब और अगर बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में एक और शब्द आया, क्या, शतपथ ब्राह्मण में कुशिदी शब्द का उल्लेख हुआ है। ये कुशिदी शब्द महाजनी व्यवस्था की पुष्टि करता है, यानी ऋण सूद व्यवस्था के बारे में क्या है, जानकारी देता है। ठीक है, स्पष्ट है। अब ये तमाम साक्ष्य को देखकर इतिहासकार कहते क्या है कि उत्तर वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार का प्रचलन रहा होगा, चूंकि नगर है, सिक्का है, व्यापारिक संगठन है, आर्य समुद्र से वाकिफ है, कृषि सरप्लस है, शिल्प उद्योग मौजूद है, कच्चे माल की उपलब्धता है, एक केंद्र दूसरे केंद्र से जुड़ने लगे होंगे, तो क्या हुआ होगा, वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट हुआ होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, गण गणपति हो सकता है व्यापारिक संगठन हो, लेकिन इसके कार्य स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, अभी भी आर्य समुद्र से वाकिफ नहीं है।
जिस नागरिक शब्द का उल्लेख हुआ ये प्राचीनतम हाट बाजार के रूप में रहा होगा, आधुनिक नगर के रूप में नहीं रहा होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहे के फाल का इस्तेमाल अंतिम दौर में होता है, शुरुआती दौर में लोहे के फाल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए उत्पादन अधिशेष है, उत्पादन में डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अधिक अधिशेष नहीं रहा होगा। ये कह सकते हैं कि शिल्प उद्योग विकासोन्मुख है, विकास हो रहा था, लेकिन सुदूर व्यापार नहीं रहा होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल की तुलना में डेवलपमेंट है, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में डेवलपमेंट है, आंतरिक स्तर पे लेन देन हो रहा होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन रहा होगा, लेकिन सुदूर व्यापार की संभावना नहीं बनती है। स्पष्ट है। अब हम लोग लास्ट में देखें क्या, थोड़ा सा धर्म। अगर हम लोग धर्म की बात करें तो यहां धर्म से जो आपका क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत क्षेत्र में परिवर्तन आप देख रहे हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में परिवर्तन है, पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अगर देखा जाए वैदिक देवमंडल को तो कई ऐसे ऋग्वैदिक देवता थे जो ऋग्वैदिक काल में प्रखर थे, मुख्य थे। जैसे इंद्र महान देवता के रूप में 250 सूक्त ऋग्वेद में, वरुण ऋतस्य गोपा नैतिकता का देवता था, लेकिन आश्चर्य करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र की महत्ता गौण हो गई। इंद्र क्या हो गया, स्वर्ग का देवता हो गया। वरुण जो ऋतस्य गोपा था, नैतिकता का देवता था, उत्तर वैदिक काल में वरुण क्या हो गया, जल निधि का स्वामी हो गया। सूर्य मंडल के देवता ऋग्वैदिक काल में काफी प्रभावित थे, लेकिन सभी सूर्य मंडल के देवता ने अपने महत्व को खो दिया। एकमात्र देवता प्रभावी रहा कौन, विष्णु। ये सूर्य मंडल का देवता था। उत्तर वैदिक काल में विष्णु क्या हो गया, ये उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़े थे रुद्र, ये आंधी झंझावात का देवता, क्रोधी देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही रुद्र क्या हो जाता है, शिव हो जाता है, और ये महत्वपूर्ण देवता हो जाता है। ठीक है। वही हम देखते क्या है, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, ये मान लिया गया कि प्रजापति क्या है, यही सृष्टि के देवता है, इनके कारण इस सृष्टि का सृजन हुआ है। उत्तर वैदिक काल में ये तीन देवता क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। कुछ की महत्ता बरकरार रही। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, चूंकि उत्तर वैदिक काल में जंगल को जलाने में आग का वैल्यू है, अग्नि का वैल्यू है, घर में खाना पकाते हैं, पाक यज्ञ में अग्नि का वैल्यू है। अगर यज्ञ कर्मकांड हो रहा है तो यजमान को आहुति को देवता तक पहुंचाने का काम अग्नि कर रहे हैं। इसलिए उत्तर वैदिक काल में भी अग्नि की महत्ता बरकरार रह गई। ठीक है, क्यों, चूंकि इनकी उपयोगिता है। सोम जो वनस्पति हुआ करता था, सोम यज्ञ का आयोजन होता था, सोम की महत्ता क्या रही, बरकरार रही। तो ये कुछ देवता है जिनकी महत्ता बरकरार रही, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये तीन देवता क्या हो गए, प्रभावशाली देवता के रूप में स्थापित हो गए, इनकी महत्ता काफी बढ़ गई। और ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन, इंद्र जो प्रधान देवता था, वरुण महत्वपूर्ण देवता था, इनकी महत्ता क्या हो गई, गौण हो गई, ये प्रभावशाली देवता नहीं रह गए। उत्तर वैदिक काल में एक नवीन देवी का आगमन हुआ, क्या, उमा का आगमन हुआ। उमा यानी पार्वती के बारे में चर्चा मिली और ये शिव के पत्नी के रूप में मान्य हुई, तो नवीन देवी के रूप में उमा का आगमन हुआ। तो एक फीचर ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कुछ ऋग्वैदिक देवता गौण हो गए तो कुछ ऋग्वैदिक देवता मुखर हो गए, कुछ नवीन देवी देवता का भी आगमन हुआ। धर्म का एक फीचर तो यह है, स्पष्ट है। दूसरा चीज याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में क्योंकि अर्थव्यवस्था का आधार कृषि बना है, राजा तो चलिए टैक्स की वसूली कर लेगा तो उत्पादन अधिशेष में से कुछ अंश अपने लिए प्राप्त कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण अनुत्पादी बन, इसे कैसे प्राप्त हो। धर्म का स्वरूप अगर कर्मकांडीय हो जाए, यज्ञवाद बलिवाद का आगमन हो, बृहद दान दक्षिणा की प्रवृत्ति का आगमन हो, तो उत्पादन अधिशेष पे अधिकार किसका, ब्राह्मणों का भी हो जाए। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धर्म का जो स्वरूप था ये अब कृत्रिम हो गया, अब इसमें बनावटीपन आ गया। ये ऋग्वैदिक काल की तरह नहीं रहा, उपासना की पद्धति स्तुति परक नहीं रही, बल्कि बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन होने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या, कृत्रिम। क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में बलिवाद का आगमन हुआ, उत्तर वैदिक काल में यज्ञवाद का आगमन हुआ, उत्तर वैदिक काल में बृहद दान दक्षिणा की प्रवृत्ति क्या हुई, बढ़ गई। आपने पढ़ा है कि उत्तर वैदिक काल में कुल पुरोहितों की संख्या कितनी, 17 प्रकार के पुरोहितों का आगमन हुआ। ये अलग अलग कर्मकांड से जुड़े हुए पुरोहित हैं। मतलब उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप क्या हो गया, कर्मकांडीय हो गया। यजुर्वेद में आपने कल ही पढ़ा है, विभिन्न प्रकार के यज्ञ के आयोजन की बात होने लगी। दर्श यज्ञ, पूर्णमास यज्ञ, चतुर्मास यज्ञ,
पुरुष मेघ यज्ञ, नर मेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ के आयोजन हो रहे हैं। अलग अलग यज्ञ में अलग अलग प्रकार की जानवरों की बलि, बृहद दान दक्षिणा की प्रवृत्ति। चूंकि हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में क्या भूदान, दासीदान, गोदान, स्वर्णदान, ठीक है, इन तमाम का जिक्र हुआ है। यानी धर्म अब सहज नहीं रहा, बल्कि धर्म का स्वरूप क्या हो गया, कर्मकांडीय हो गया, जिसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, यजुर्वेद से मिलती है, जो आप लोगों ने कल पढ़ा। तो धर्म के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि चूंकि उत्तर वैदिक काल में एक और कृषि का डेवलपमेंट हो रहा था, राज संस्था का विकास हो रहा था, शिल्प के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन वही धार्मिक एक्टिविटी में क्या हो रहा था, जानवरों की बलि हो रही थी, पशुधन का ह्रास हो रहा था। इसीलिए उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते हम देखते क्या है, उपनिषद काल में, यानी उपनिषद में क्या हुआ, कर्मकांड की भर्त्सना की गई, कर्मकांड की भर्त्सना की गई। कल ही आपने पढ़ा है, किसमें, याद कीजिए, मुंडकोपनिषद में क्या कहा गया, यज्ञ रूपी नौका के सारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, यानी कर्मकांड की भर्त्सना की गई। उपनिषद में एकेश्वरवाद की बात की गई, यानी ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। एकेश्वरवाद पर जोर दिया किसने, उपनिषद ने। उपनिषद ने ज्ञान मार्ग पर जोर दिया, कर्मकांड के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सत्य को समझकर ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी ये उपनिषद क्या कहता है, ब्रह्म के साक्षात्कार की बात करता है ना। ये आत्मा और ब्रह्म के अभिन्नता की बात करता है कि भाई आत्मा ब्रह्म के रूप में आपके अंदर है, आप उसे अंदर ढूंढो, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो उपनिषद में क्या हुआ, ये जितने प्रकार के कर्मकांडीय यज्ञ थे उसकी आलोचना हुई, और इस उपनिषद ने क्या, इसने कर्मकांड की भर्त्सना की, एकेश्वरवाद पर जोर दिया, ज्ञान मार्ग की बात की, ब्रह्म के साक्षात्कार पर जोर दिया, तपश्चर्या की बात की, और कहा क्या, इसी आधार पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यानी उत्तर वैदिक काल में अगर हम उपनिषद को पढ़ते हैं तो आर्य क्या हो गए, प्रवृत्ति मार्गी हो गए। क्यों, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या हो गया, मोक्ष हो गया, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। अब संसार सुखमूलक नहीं है, दुखमूलक है। इस दुखमूलक संसार से मुक्ति के लिए जरूरी क्या है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो, तब मुक्ति मिलेगी। इसका मतलब आर्य क्या हो गया, सॉरी मैं गलत लिख दिया था, निवृत्ति मार्गी हो गए, है ना, निवृत्ति मार्गी हो गए। वैदिक काल में क्या थे, प्रवृत्ति मार्गी थे, संसार सुखमूलक लगता था। अब कहा गया क्या, संसार दुखमूलक है, इसलिए दुखमूलक संसार से मुक्ति संभव कैसे है, मोक्ष से। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। पुरुषार्थ के 4 आयाम का अंतिम आयाम क्या है, मोक्ष। इसके बारे में चर्चा कौन करता है, उपनिषद करता है। यही तो आपका पूरा उत्तर वैदिक काल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सोर्सेज को खूब मन से पढ़िएगा, आपका क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। उसी को हमने अलग अलग फीचर में यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसको ही पढ़ेंगे तो इतना आंसर बनेगा, इधर भी आप पढ़ेंगे तो वही आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद भाई।